श्रेया को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। जब भी उसकी माँ मालिनी शीशे के सामने तैयार होती, अक्सर श्रेया वहाँ आ जाया करती थी और अपनी माँ की चीजें उठाकर पहनने लगती। यह देख मालिनी बड़े प्यार से अपनी बेटी को समझाती। अरे मेरी लाडो, तुम्हारी सजने संवरने की उम्र नहीं है तो कब होगी मेरी उम्र। मुझे भी आपकी तरह तैयार होना है। जब तुम बड़ी हो जाओगी उसके बाद जितना मन हो तैयार हो जाना। मैं अपनी लाडो को बिल्कुल मना नहीं करूंगी। पक्का प्रॉमिस? आप मना नहीं करोगी ना? पक्का प्रॉमिस, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह मालिनी श्रेया को प्यार से समझाकर हमेशा अपनी बातें मनवा लेती थी। श्रेया को इसी बात का इंतजार था कि वो कब बड़ी होगी और अपनी माँ की तरह श्रृंगार करेगी। समय बीतने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार श्रेया को बचपन से था। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वो शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। ओह श्रेया, टाइम तो देखो, पूरे दिन शीशे के सामने ही बैठना है क्या? कॉलेज नहीं जाना? ओह माँ, आज तो तैयार होने दो। आज तो कॉलेज का पहला दिन है। पहला दिन है तभी तो बोल रही हूँ टाइम से जाओ। इतना बोलकर मालिनी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद श्रेया भी तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगा। श्रेया का कॉलेज भी सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक दिन श्रेया बहुत बीमार हो गई, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ दिन इलाज चलने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन कुछ दिन दवा खाने के बाद उसकी नाक बहुत लंबी हो गई। यह देख श्रेया और बाकी घर वाले बहुत डर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। श्रेया को चिंता होने लगी क्योंकि उसकी नाक जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई थी, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल एलियन की तरह दिखने लगा था। उसे किसी के सामने जाने में भी शर्म आने लगी थी। यह सब देख श्रेया को उसकी माँ और बाकी घर वालों ने बहुत समझाया। बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दवाई खाने की वजह से नाक में सूजन आ गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, सूजन तक तो ठीक है, लेकिन मेरी नाक लंबी क्यों हो रही है? अरे बेटा, ज्यादा मत सोचो, कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जब श्रेया की नाक ठीक नहीं हुई, तब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां जाकर उसे पता चला कि श्रेया ने एक्सपायरी दवाई खा ली है, जिसके रिएक्शन की वजह से उसकी नाक इतनी लंबी हो गई है। ये सब सुन के तो दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए और श्रेया तो रोने भी लगी। मालिनी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, क्या इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रेया और उसकी माँ उदास होकर घर चली जाती है। मालिनी उस दवा खाने वाले के खिलाफ कंप्लेन कर देती है, उसे जेल भिजवा देती है। लेकिन इन सब की वजह से श्रेया की लाइफ बर्बाद हो गई थी। उसे अब इसी नाक के साथ लोगों के सामने जाना था। वो अब पहले की तरह सजने संवरने की जिद भी नहीं करती और ना ही ज्यादा किसी से बात करती, बस अकेले किसी कोने में बैठी रहती। श्रेया की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को भी बहुत दुख होता है। फिर भी वो श्रेया को बाहर जाने और अपनी जिंदगी सामान्य बनाने के लिए हौसला देती है। कुछ ही दिनों में हिम्मत करके श्रेया कॉलेज जाती है, लेकिन रोड से लेके कॉलेज तक जहाँ भी वो जा रही थी, हर आने जाने वाला इंसान श्रेया को ऐसे देख रहा था जैसे धरती पर कोई एलियन आ गया हो। ये सब देखकर श्रेया को बहुत बुरा लगा। हद तो तब हो गई जब श्रेया की कॉलेज पहुंचते ही पूरा कॉलेज एक साथ जमा हो गया और उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे श्रेया, ये नाक की जगह टावर क्यों खड़ा किया है? इतना बोलकर सभी हंसने लगे। श्रेया को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी बिना कोई जवाब दिए वो रोते हुए घर चली गई। अपनी बेटी को घर आकर रोता देख मालिनी ने उससे रोने का कारण पूछा। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? क्यों रो रही हो? माँ, कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बाहरी दुनिया से आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिसे जो बोलना है बोलने दो। तुम सबकी बातों को दिल से मत लगाया करो। तुम्हें इस सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही होगा। उसके बाद किसी की बातें तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। उस दिन से श्रेया सभी बातों को अनदेखा करने लगी और जैसे तैसे जीवन जी रही थी। उसकी माँ मालिनी ने सोचा, श्रेया की शादी कर देते हैं, उसका जीवन संवर जाएगा। लेकिन जो भी लड़के वाले श्रेया को देखने आते, उसके लंबे नाक की वजह से श्रेया को शादी से इनकार कर देते थे। इस बात से श्रेया की माँ मालिनी भी दुखी रहने लगी। एक दिन श्रेया बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी उसने रोहित को देखा। रोहित उसके कॉलेज का दोस्त था। वो श्रेया से बहुत प्यार भी करता था। श्रेया रोहित के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उससे नजरें छुपाकर घर जाने लगी। तभी रोहित श्रेया को देख लेता है और उसके सामने आ जाता है। तुम मुझसे छुप क्यों रही थी? मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझे जाने दो। अरे चले जाना, इतने दिनों बाद मिली हो, कुछ बात तो कर लो।
तुमने अचानक कॉलेज भी छोड़ दिया। बाद में मुझे तुम्हारे कॉलेज छोड़ने का कारण पता चला। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता हूँ। अब तो मैं नौकरी भी करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर श्रेया उसे आश्चर्य से देखने लगती है। तुम पागल हो? कैसी बात कर रहे हो? ऐसे लंबे नाक के साथ कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, और तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो? तो क्या हुआ, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं कल ही अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। रोहित श्रेया का एड्रेस लेकर चला जाता है और दूसरे दिन अपने माता पिता के साथ श्रेया के घर आता है। सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद रोहित की माँ बोली, बहन जी, सब्र नहीं होता, श्रेया को बुलाओ, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मालिनी को डर था कि दूसरे लोगों की तरह रोहित की माँ भी श्रेया को देखने के बाद ये रिश्ता तोड़ देगी। फिर भी मालिनी श्रेया को बुलाती है और आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। श्रेया को देखते ही रोहित की माँ बोली, ये क्या मजाक है? तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? तुम्हारे अंदर क्या कमी है? मैं अपने घर का मजाक नहीं बनाना चाहती। तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। लेकिन माँ, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैं श्रेया से पहले से प्यार करता हूँ। अब इसकी नाक बड़ी हो गई तो मैं इससे शादी ना करूँ? माँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तुमने सब सोच ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? कर लो शादी, मैं तो अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहूंगी। इतना बोलकर किसी तरह बेमन से रोहित की माँ इस शादी के लिए मान जाती है। शादी तो हो गई, लेकिन रोहित की माँ ने उसे मन से बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वो श्रेया से बहुत नफरत करती थी, लेकिन वो बस रोहित के सामने ही उससे अच्छे से बात करती थी। एक दिन श्रेया की सास की कुछ सहेलियां खाने पर आने वाली थी, इसलिए वो अपनी बहू से बोली, सुनो, तुम एक दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। कल मेरी सहेलियां खाने पर आने वाली है। मुझे सबके सामने अपने बेटे का कोई तमाशा नहीं बनाना। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले रोहित सारी बातें सुन लेता है। माँ, वो कहीं नहीं जाएगी, जिसे दिक्कत है वो ना आए। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। ना जाने क्या जादू कर दिया इस लड़की ने। ना इसे कुछ समझ आता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। सुन लड़की, तू रहना चाहती है तो रह, लेकिन खबरदार जो किसी के सामने आई। अगर अपनी इज्जत प्यारी हो तो किसी के सामने मत आना। अब शाम के खाने की तैयारी कर लो, ज्यादा लोग आ रहे हैं तो खाना बनाने में टाइम लगेगा। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। श्रेया को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो कभी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती और अपनी सास की बहुत इज्जत भी करती थी। इसलिए बुरा लगने के बावजूद भी वो बिना कुछ बोले शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम होते ही उसकी सास की सहेलियां भी आ गई, इसलिए श्रेया खाना रेडी करके चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नीलिमा खुद से अपनी सारी सहेलियों को खाना परोसती है। ये लो, तुम सब खाना खाओ। कितने दिनों बाद मिल रही हो। मैंने तुम सब के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है। खाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीलिमा, हम सब तो तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खाने आए थे। चुपके से बेटे की शादी कर ली और अब बहू से भी नहीं मिलवा रही। वो कुछ दिन पहले ही मायके गई है, इसलिए नहीं बुलाई। वैसे खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। विश्वास नहीं हो रहा कि तूने बनाया है। जब तू अकेली थी तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, तुम सबके लिए इतना भी नहीं कर सकती। हंसी मजाक करते हुए सभी खाना खा लेती है। उसके बाद नीलिमा बोली, मैं सबके लिए चाय चढ़ा कर आती हूँ। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया है। तू यहीं बैठ, हम सब आपस में बातें करते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे जया, तू नहीं समझ रही। मुझे खाने के बाद चाय पीने की आदत है। इसी बहाने तुम सब भी पी लेना। ठीक है, तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। मेरे हाथ की चाय पीकर देखो कितना अच्छा लगेगा। नीलिमा की दोस्त जया जिद करते हुए खुद किचन में चाय बनाने चली गई। जैसे ही चाय बनाने के लिए वो बर्तन उठाई, तब बर्तन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। श्रेया का कमरा किचन के ठीक बगल में ही था, इसलिए वो बर्तन की आवाज सुनकर अपने कमरे में घबरा जाती है। हे भगवान, माँ जी कहीं किचन में गिर तो नहीं गई? मैं उन्हें देखने कैसे जाऊं? उन्होंने तो मुझे कमरे से निकलने से मना किया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अब जो भी हो, मुझे एक बार माँ जी को देखना ही होगा। इतना बोलकर वो तुरंत किचन में जाती है। जया अचानक लंबे नाक वाले चेहरे को देखकर डर जाती है। अपनी सास की जगह किसी और को देखकर श्रेया भी घबरा जाती है, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया था कि ये उसकी सास की सहेली है। ऐसे में वो रूम से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब तो छुपने का भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो पास जाकर जया से बात करने लगी और वो सारी बात बता दी।
उधर नीलिमा और उसकी सहेलियां चाय के इंतजार करते हुए काफी समय हो गया था, इसलिए सभी जया को देखकर किचन में पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर अचानक श्रेया को देखकर सभी घबरा गए। हमें तो लगा था इस घर में बस नीलिमा ही है, लेकिन ये लंबे नाक वाली औरत अचानक कहाँ से आ गई? सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नीलिमा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो बात वो सबसे छुपा रही थी, आखिरकार वो सबको पता चल ही गई। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब जया नीलिमा से बोली, तुम बताओगी या मैं सबको बताऊं? उसके बाद नीलिमा सबको सच्चाई बता देती है। सच्चाई जानने के बाद सब नीलिमा को भला बुरा कहने लगे और श्रेया का मजाक भी उड़ाने लगे। तुम्हारी बहू तो बहुत ही यूनिक है। अच्छा हुआ तुमने छुपा कर रखा, वरना कोई भी देखकर डर जाता। इतना बोलकर सभी सहेलियां हंसने लगी। अब सबके जाने के बाद नीलिमा अपनी बहू पर बरस पड़ती है। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। तुझे तो बेइज्जत होने की आदत है, लेकिन आज तेरे कारण मुझे भी बेइज्जत होना पड़ा। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने मेरे बेटे की शादी तुम्हारी जैसी लड़की से करवा दी। इतना सुनाकर उसकी सास गुस्से में वहां से चली गई। श्रेया को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो कमरे में जाकर रोने लगी। शाम को जब रोहित घर आता है, तब श्रेया बातों बातों में उसे सारी बात बता देती है और अपनी सास को बताने से मना भी करती है। श्रेया, तुम चिंता मत करो, मैं ये समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या मतलब? मेरा एक दोस्त है, वो एक कॉस्मेटिक सर्जन है। मैंने इस बारे में उससे बात की है। बहुत जल्दी तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका नाक ठीक हो जाएगा। मैं आज ही उससे बात करके डेट ले लेता हूँ, ताकि जल्दी से तुम्हारी सर्जरी हो जाए। जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए, तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रोहित वहां से चला गया। रात को श्रेया अपने कमरे में सो रही थी। उसे खुशी के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। वो तो बस अपने नाक के बारे में सोचकर खुश थी। तभी उसे कुछ जलने की बदबू आती है। नाक बड़ा होने के कारण दूर की महक भी उसे आराम से पता चल जाती है। उसे समझ आ गया था कि ये जलने का महक उसके आस पड़ोस से आ रही है। उसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो वो गहरी नींद में सो रही थी। वैसे भी उसकी सास उससे नाराज थी। रोहित भी घर में नहीं था, इसलिए बिना किसी को कुछ बोले घर के बाहर निकल गई। निकलने के बाद उसे पता चला कि उसकी पड़ोसन रुचिका के बरामदे में आग लगी थी। श्रेया भागकर वहां पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। सब गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। आवाज सुनकर रुचिका की नींद खुल गई। जब रुचिका गेट खोलती है, तब बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको जगा देती है। शोर सुनकर श्रेया की सास भी जग जाती है और सभी मिलकर आग पर काबू पा लेते हैं। मुझे माफ कर दो श्रेया। जब तुम शादी करके यहाँ आई थी तो बड़े नाक की वजह से मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उसी नाक ने मेरा घर जलने से बचा लिया। तुम्हारी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रुचिका सारी बात नीलिमा को भी बता देती है। सच में आप बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसी बहू मिली है। मैंने भी कभी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, बस हमेशा उसे ताने ही सुनाए हैं। मुझे भी माफ कर दो बहू। माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने तो आपकी बातों को कभी दिल पर नहीं लिया। अगले दिन जब रोहित आता है, तब श्रेया उसे भी सारी बात बता देती है। ये सब जानकर रोहित को बहुत खुशी मिली। चलो अच्छा है, कम से कम तुम सास बहू के गिले शिकवे तो दूर हो गए। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब रोहित भी सर्जरी वाली खुशखबरी अपनी माँ को बता देता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो बहू को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ माँ, मैं सब बात करके आ गया हूँ। कुछ दिन बाद श्रेया डॉक्टर के पास गई और सर्जरी के बाद उसका नाक सामान्य हो गया। वो शीशे में अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। वो अब पहले की तरह सुंदर लगने लगी थी। घर जाने के बाद जब उसकी सास ने उसका चेहरा देखा तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच में मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ये सब सुनकर सब हंसने लगे। अब श्रेया को जब भी कोई देखता तो बस उसकी तारीफ ही करता। अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। राजवती की बेटी प्रिया बचपन से ही स्वाभिमानी स्वभाव की थी। बचपन से ही अगर उसके सामने या उसके साथ कुछ गलत होता तो वो चुप नहीं रह पाती थी। लड़ाई किसी की भी हो, वो बीच में कूद ही पड़ती थी। कभी कभी तो लड़कों की भी कुटाई कर दिया करती थी। प्रिया अपने स्कूल में लड़ाई झगड़ों के कारण बहुत बदनाम थी। हर कोई उसकी शिकायत कर देता था, जिसकी वजह से उसकी माँ राजवती को भी काफी कुछ सुनना पड़ता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने
बीतने लगा। अब प्रिया पूरे 25 साल की हो गई थी। उसकी कद काठी भी लंबी चौड़ी थी, जो दिखने में बिल्कुल पहलवान जैसी लगती थी। प्रिया को बचपन से ही बॉक्सिंग में बहुत रुचि थी, इसलिए कॉलेज में ही पढ़ाई के साथ साथ वो बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग लेने लगी। उसने कॉलेज लेवल पर कुछ बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया और कई पुरस्कार भी जीते। लेकिन उसकी माँ को प्रिया का बॉक्सिंग खेलना शुरू से ही पसंद नहीं था। उसे डर था कि प्रिया के खेल की वजह से उसे कोई चोट आ गई या चेहरा खराब हो गया तो उससे शादी कौन करेगा। उसने प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिया ने बॉक्सिंग करना नहीं छोड़ा। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन गाँव की एक औरत राजवती के पास भागते हुए आती है। अरे राजवती, कहाँ हो? जल्दी चलो। क्या हो गया? कहाँ लेकर जा रही है? अरे तेरी बेटी प्रिया सुधीर के बेटे को मार रही है। कोई अनहोनी हो उससे पहले जाकर उसे रोको। क्या प्रिया लड़ाई कर रही है? हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? इतना बोलते हुए राजवती भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा बीच चौराहे पर वो उस लड़के को मारे जा रही थी। ऐसा लग रहा था आज वो उसे मार कर ही दम लेगी। राजवती वहाँ पहुँचकर उसे रोकती है। प्रिया, तू ये क्या कर रही है? इसे मार डालेगी क्या? माँ, आप कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। मुझे कुछ जानना भी नहीं है, तू बस घर चल। इतना बोलकर वो प्रिया का हाथ पकड़कर घर ले आती है। तुझे क्या हो गया है? जब से तू बॉक्सिंग सीखी है तेरा दिमाग खराब हो गया है। बचपन में भी स्कूल से तेरी कंप्लेन आती थी। तू मुझे जीने देना चाहती है या नहीं? लेकिन माँ, कोई कुछ भी गलत करे मैं कुछ ना करूँ क्या? तो तू भी उसके साथ गुंडे मवालियों की तरह लड़ेगी। पहले तो मैं बचपना समझकर इन बातों को अनदेखा कर देती थी। मुझे लगता था अभी बच्ची है इसलिए ऐसा कर रही है, बाद में सुधर जाएगी। लेकिन अभी भी तेरी हरकतें वही बच्चों वाली है। अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। तेरी इसी हरकतों की वजह से कितने लड़के शादी के लिए मना कर चुके हैं। मुझे तो डर है अगर तेरी यही हरकत रही तो तुझसे शादी कौन करेगा? माँ, क्या बोले जा रही हो? मैं ऐसे ही बेवजह किसी को नहीं मारती। कॉलेज जाते समय हर दिन मेरी दोस्त सोनम को ये लड़का परेशान करता है। मेरी लाख समझाने के बाद भी नहीं समझा, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए मार रही थी। तो मैंने इसमें गलत क्या कर दिया? सबक कोई और भी सिखा सकता है। लड़ाई किसी की भी हो, तू क्यों कूद जाती है? लेकिन माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू अब लड़कियों की तरह रहना शुरू कर दे। थोड़ी संस्कारी बन। सबको सभ्य और संस्कारी बहू चाहिए होता है। अगर आज के बाद मुझे कोई शिकायत मिली तो तेरा कॉलेज जाना बंद। इतना बोलकर राजवती वहाँ से चली जाती है। माँ से इतनी डांट सुनने के बाद प्रिया लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देती है। अब वो सीधा कॉलेज जाती और क्लास के बाद अपने घर आ जाती थी। गांव में भी किसी को कुछ नहीं बोलती। ये देखकर एक दिन उसकी दोस्त सोनम उससे पूछती है, क्या बात है प्रिया? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तू बस कॉलेज आती है और क्लास अटेंड करके घर चली जाती है। ना बॉक्सिंग क्लास जाती है और ना ही ठीक से किसी से बात करती है। अब मैं बॉक्सिंग क्लास कभी अटेंड नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ाई करूँगी। ज्यादा बात नहीं करूँगी तो लड़ाई भी नहीं होगी। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला है क्या? मेरी माँ को बॉक्सिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी और आम लड़कियों की तरह अपना काम करूँगी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मेरी वजह से तू उस लड़के से भिड़ गई और उसकी वजह से तुझे तेरी माँ ने भी डांटा। तू क्यों माफी मांग रही है? तेरी जगह कोई और भी होता तो मैं वही करती। मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं हूँ। इसी आदत की वजह से मैं बचपन से ही बदनाम हूँ। माँ को लगता है मैं बेवजह सबसे लड़ाई करती हूँ, इसलिए अब जो माँ चाहती है मैं वही करूँगी। इतना बोलकर प्रिया अपने घर चली जाती है। अपनी बेटी के बदले स्वभाव से राजवती बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को लोग गलत बोले। मैं जानती हूँ तू बिना किसी गलती के किसी को नहीं मारती, लेकिन ये समाज ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता है। सबको संस्कारी और गुणी बहू चाहिए। हाँ माँ, आप सही बोल रही है। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन राजवती प्रिया को कुछ सामान लाने बाजार भेजती है। प्रिया जब बाजार से घर वापस आ रही थी तब उसने देखा एक बूढ़ी औरत चलते हुए अचानक गिर गई। ये देखकर प्रिया झट से उसके पास जाती है। क्या हुआ अम्मा? आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। यही पास में ही मेरा घर है, कुछ सामान लेने आई थी। लाओ अम्मा, ये सामान मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। इतना बोलकर प्रिया उस बूढ़ी अम्मा को उसके घर छोड़ देती है। जाने से पहले प्रिया पूछती है, अम्मा तुम किसके साथ रहती हो? मैं तो अपने बेटे के साथ रहती हूँ, वो अभी काम पर गया है, तो मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा मैं बाजार से सामान लेकर आ जाती हूँ। ठीक है अम्मा, तुम आराम करो, मैं घर जा रही हूँ।
बहुत लेट हो गई है, मेरी माँ राह देख रही होगी। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? प्रिया उस बूढ़ी अम्मा को अपना पता बताकर घर आ जाती है। घर पहुंचते ही उसकी माँ पूछती है, बेटा कितनी देर लगा दी, कहाँ थी, लेट कैसे हो गया? प्रिया अपनी माँ को सारी बात बता देती है। यह सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। बेटा तूने बहुत नेक काम किया है। अगले दिन प्रिया और उसकी माँ खाना खा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। प्रिया है क्या? प्रिया देखना दरवाजे पर कौन है। प्रिया जैसे ही दरवाजे पे जाती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अम्मा आप यहाँ, अंदर आओ। माँ जिस अम्मा को कल घर छोड़ने गई थी वही है। आपकी बेटी बहुत समझदार और दयालु है, इसकी वजह से मैं कल सही सलामत घर पहुँच पाई। ये मेरा बेटा तुषार है। मैं अपने बेटे के साथ पास वाले गांव में रहती हूँ। जब घर आने के बाद मैं मेरे बेटे को प्रिया के बारे में बताई, तब ये इससे मिलकर धन्यवाद बोलना चाहता था, इसलिए इसे अपने साथ लेकर आई। प्रिया जी, आपने जो मेरी माँ के लिए किया है उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेले कैसे रहता। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अम्मा की जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी मदद जरूर करती। हाँ, मेरी बेटी प्रिया ऐसी ही है, अपना काम हो या ना हो लेकिन दूसरों के काम के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये तो बहुत अच्छे संस्कार है, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। बहन जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेझिझक बोलिए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो प्रिया को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं कब से तुषार के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी तुषार को लड़की पसंद नहीं आती है। प्रिया जैसी बहू मुझे चाहिए थी, जो मुझे मिल भी गई। जो दूसरों के लिए इतना कर सकती है वो अपनों के लिए कितना करेगी। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या हम रिश्ता पक्का समझे बहन जी? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? तुषार बेटा, तुझे प्रिया पसंद है ना? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। प्रिया, तुम्हारी पर्सनालिटी तो एक बॉक्सर की तरह लग रही है। तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेती हो क्या? वो अब प्रिया कुछ बोलती उससे पहले राजवती बोलती है, अरे नहीं बेटा, ये सब सीखकर क्या करेगी? वो तो इसकी कद काठी ऐसी है कि किसी को भी गलत फहमी हो जाती है। मेरी बेटी तो इतनी संस्कारी है कि कभी किसी से तेज आवाज में बात तक नहीं करती। इतनी बात करने के बाद दोनों परिवार मिलकर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में प्रिया और तुषार की शादी हो जाती है। प्रिया भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। प्रिया का पति तुषार उससे बहुत प्यार करता था। हर समय प्रिया को मूवी दिखाने और घुमाने ले जाया करता था। प्रिया भी अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती थी। इसी तरह पूरा परिवार खुश था। एक दिन तुषार ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। जी, आप अभी तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ कहाँ है? माँ को जल्दी बुलाओ। माँ जी जल्दी आना, तुषार आपको बुला रहे हैं। क्या हो गया बेटा, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? माँ, हमारा जो पुश्तैनी जमीन था उस पर नवीन राठौड़ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में जमीन की बात करने आया था। बोल रहा था कि कुछ फैक्ट्री लगानी है। हमारे जमीन का लोकेशन उसे सही लगा, इसलिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उसके बाद वो अपने कुछ आदमियों को भेजकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ये क्या जोर जबरदस्ती है? तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे मैंने की है, लेकिन पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। प्रिया थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए, मैं सबको सबक सिखाती हूँ। ये क्या बोल रही हो प्रिया? तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? पिटाई करूंगी सबकी। ये बचकानी हरकत बंद करो। हाँ, तुम्हारी बॉडी लंबी चौड़ी पहलवान जैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहलवान हो। अरे मैं सिर्फ दिखती नहीं हूँ, मैं सच में बॉक्सर हूँ। मैंने कॉलेज में बॉक्सिंग क्लास की है। बॉक्सिंग करना मेरी हॉबी थी। मैंने कॉलेज में बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मेडल भी लाई थी, इसलिए मुझे कमजोर मत समझो। लेकिन मैंने जब शादी से पहले पूछा तो तुम्हारी माँ ने तो मना कर दिया था। उन्हें डर था कि ये जानने के बाद तुम शादी नहीं करोगे, इसलिए वो सच्चाई बताने से डरती थी। मेरी माँ को मेरा बॉक्सिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए माँ ने मुझे बहुत डांटा और मेरा कॉलेज बंद करवाने की धमकी दी। तब से मैंने बॉक्सिंग करना छोड़ दी। अब आज मेरे परिवार पर मुसीबत आई है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ले चलो वहाँ, उन सबको उनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। ठीक है प्रिया, लेकिन अपना ध्यान रखना। तुषार उसे उस जमीन के पास ले जाता है जहाँ नवीन राठौर के कुछ गुंडे होते हैं। प्रिया उन सबको बहुत समझाती है कि वो उनकी जमीन लौटा दे और वहाँ से चले जाए, लेकिन वो प्रिया की बात नहीं मानते। उसके बाद प्रिया अपने स्टाइल में सभी की धुलाई करती है। नवीन राठौर को जब ये बात पता चलती है तब वो भी वहाँ पुलिस
पुलिस को साथ लेकर आता है। देखिए पुलिस इंस्पेक्टर, कैसे इसकी पत्नी बेरहमी से मेरे आदमियों को मार रही है। गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा, आप इनसे पूछिए ये लोग मेरी जमीन पर क्या कर रहे हैं। सर, पहले तो हम आपके पास ही शिकायत लेकर आए थे। अगर आप लोगों ने मेरी शिकायत सुन ली होती तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता, इसलिए शिकायत तो मैं करूंगा, वो भी आपके सीनियर ऑफिसर से। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको आपकी जमीन जरूर मिल जाएगी। इस तरह से कुछ दिन की छानबीन के बाद तुषार को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। प्रिया, आज तुम्हारे बहादुरी के कारण हमें हमारी जमीन वापस मिल गई। आज तुमने सिद्ध कर दिया लड़की कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़का हो या लड़की, अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी हुनर खराब नहीं होता। जब बातों से काम ना बने तो बल का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।